नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज मुझे डर है कि 1947 के समय जो स्थिति थी हमें उसी दिशा में ले जाया जा रहा है। देखिए, वो खुद इस बात को कह रही हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होंगे तो फिर भारत और बांग्लादेश में क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि मुझे भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं लगता। ऐसा है कि जो हमारे जो लीडर रहे हैं, गांधी जी से लेके जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, सरदार पटेल साहब हो, अंबेडकर जी हो, जितने भी लीडर रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका घर बनाया है। ये सबका घर है, साझा घर है। और गांधी जी ने तो अपनी जान भी दे दी इसके लिए। मगर जो आज हालात हो रहे हैं उसमें लड़ाया जा रहा है आपस में। और मुझे डर है, खौफ है, जो 1947 में हालात हुए थे तो कहीं ना कहीं हमें उसी तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब नौजवान नौकरी का जिक्र करता है, नौकरी की डिमांड करता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। वो अच्छे अस्पतालों की डिमांड करते हैं लोग, वो अच्छे अस्पताल नहीं है, हमारे पास नहीं है। अच्छी शिक्षा नहीं है, क्योंकि जो तालीम है वो सबसे बड़ा हथियार है। वो इंसान के पर लग जाते हैं तालीम से, वो आप दे नहीं सकते हो। हमारी गलियां, हमारे कोचे, हमारे सड़कें आप ठीक नहीं करते हो तो क्या करते हो कि मस्जिद को गिरा के इसमें देखो मंदिर ढूंढ लो। यही है ना, यही हो रहा है। अभी देखिए संभल में कितना बुरा हादसा हो गया। वो बेचारे, उनका कोई लेना देना नहीं, कोई दुकान पे काम करता था, कोई रेडी पे काम करता था, मार दिया, गोली मार दी तो कौन बात करेगा। आप बात करोगे तो उल्टा आपको ही जेल में डाल दोगे। जैसे उमर खालिद 4 साल से जेल में है। तो आजकल सुनवाई कहीं कोई नहीं हो रही है। अब देखिए अजमेर शरीफ दरगाह 800 साल पुरानी, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब जाते हैं, और वो हमारे भाईचारे की, गंगा जमुना तहजीब की निशानी है। अगर कहीं निशानी ढूंढनी हो तो वो अजमेर शरीफ जाके देखना चाहिए कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ कैसे वहाँ अपना सर झुकाती हैं, मन्नतें मांगती हैं। और दूसरी तरफ से मुसलमान होते हैं, तीसरी तरफ से हमारे सरदार भाई होते हैं। तो ये, इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती हमारे मुल्क में। उसके पीछे भी पड़ गए कि उसको भी खोदो, उसके नीचे भी देखो शायद मंदिर निकल आया है। तो मुझे समझ नहीं आता है ये कब तक चलेगा। लोग तो जाग गए हैं, मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज, वोट के वक्त एक होती है और गिनती करने के वक्त दूसरी हो जाती है, कहीं न कहीं उसमें भी गड़बड़ है। क्या करते हैं, कैसा करते हैं। एक स्टेट छोड़ दी ताकि अपोजिशन बात न कर सके, इसमें भी शक है। और इलेक्शन कमीशन इसमें कोई जवाब नहीं देता है। अगर 6 बजे जब वोटिंग बंद हुई, परसेंटेज अगर 58 थी, 3 घंटे के बाद वो 68 कैसे होगी, और काउंटिंग से पहले वो 70 कैसे होगी। तो ये मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं लोगों को जागना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा बन जाए, अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है। वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है। इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इतना विशाल, इतना सेक्युलर, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। ये बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को, जो हमारे सेक्युलर, देखिए हिंदू मेजॉरिटी सेक्युलर है, इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है।
आगे बढ़ेंगे इसी को लेकर, इसी बातों को लेकर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश के साथ तुलना वाला दिया गया बयान बहुत विवादास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यक समुदायों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। जिस प्रकार का अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है और हुआ है, महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को लेकर भारत के खिलाफ दिया गया बयान राष्ट्रद्रोह है। महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश के साथ जो कंपैरिजन वाला विवादास्पद बयान दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। सारी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार बांग्लादेश के अंदर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। घरों के अंदर घुसकर उपद्रवी बांग्लादेश के अंदर महिलाओं को और बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। जिंदा लोगों को बांग्लादेश के अंदर जलाया गया है। यहां तक कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को बुलडोज करके खंडित किया गया और चुनी हुई प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की है, उन्हें 1 घंटे का समय दिया गया देश छोड़ने के लिए। इस प्रकार का अबंडर और इस प्रकार का अत्याचार और जुल्म सितम बांग्लादेश के अंदर हुआ है। और वहीं महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को जोड़कर दिया गया भारत के जो खिलाफ बयान है, ये राष्ट्रद्रोह है जो महबूबा मुफ्ती ने किया है। भारत के अंदर हर एक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। स्वयं महबूबा मुफ्ती साहिबा कभी श्रीनगर, कभी जम्मू और कभी इंडी गठबंधन की बैठकों में दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और कोलकाता के अंदर जा जाके रैलियों में शामिल होती हैं। अपना पक्ष अपने जनसभाओं में वो रखती हैं। उन्हें देश की पूरी सुरक्षा मिली है। और ऐसे में महबूबा मुफ्ती का भारत का बांग्लादेश के साथ जोड़कर दिया गया बयान बहुत ही विवादास्पद बयान है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और इस बयान को राष्ट्रद्रोह की नजर से देखा जाना चाहिए। ये राष्ट्रद्रोह मैडम महबूबा मुफ्ती ने किया है। ये अक्षम्य अपराध उन्होंने किया है। भारत देश तो मानवता की जन्मभूमि है, जहां सबको साथ लेकर और सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सबको साथ लेकर अपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाया है। महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रद्रोह किया है। उनके खिलाफ यकीनन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे उम्मीद थी कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेरे द्वारा मुद्दा कानून और व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उठाए जाने के बाद कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने कहा कि मेरी पद यात्रा के दौरान मुझ पर हमला किया गया, मुझ पर तरल पदार्थ फेंका गया। यह हानि रहित था, लेकिन यह हानिकारक भी हो सकता था। मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे। अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे, जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। मैं
उनके एक कंप्लेंट, आप उनकी कंप्लेंट सुनोगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। जो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की है, मैं उस कंप्लेन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये कंप्लेन उन्होंने की है धालीवाल साहब, जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको कंप्लेन की है। सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट श्री कपिल सांगवान एलायस नंदू ऑफ नंदू गैंग एंड हिज ब्रदर फॉर एक्सटेंडिंग थ्रेट्स ऑफ लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटॉर्शन। केरल में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि यहाँ कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है, जिन पर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं आदिवासियों समुदायों के कुछ लोगों से मिली जिन्होंने मुझे अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। किसान जो सरकार की नीतियों के कारण पीड़ित है, उन्हें अपनी फसलों के लिए सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। There are big issues here that need to be resolved, that need to be worked on. I met some people from tribal communities who told me about the difficulties they have, especially for health services, educational services. ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതായ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ചിലരെ ഞാൻ കണ്ടു. അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Farmers who are suffering due to the policies of the government, not getting the right prices for their crops, and also the man-animal conflict due to which their crops are endangered and very often disturbed and eaten or destroyed by animals. ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കർഷകരുണ്ട്, കാരണം അവർക്ക് കൃത്യമായ വില ലഭിക്കുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾ മൂലം അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വന്യജീവി സംഘർഷം മൂലം അവരുടെ വിളകൾ നശിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. I met homestay owners who have built beautiful homestays but also faced major issues, especially after the landslide, when people across India saw the devastation and became afraid to come here, thinking that this is an area where there are landslides. So there is a lot of work that we need to do, even just to show that the landslide was in a small area and the rest of this beautiful constituency of Wayanad is beautiful and still welcomes tourists, and there is no such danger over here. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഹോം സ്റ്റേ ഉടമസ്ഥരെ കണ്ടു. അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ നടന്ന ശേഷം, ആ ദുരന്തം നടന്ന ശേഷം ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. കാരണം അവർ പേടിച്ചു. ഈ ലോകം, ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള ആളുകളോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം, വയനാട്ടിൽ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായത്, ഒരു വലിയ നാശം വിതച്ചത് ഒരു ചെറിയ ഭൂപ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ്. ബാക്കി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനോഹരമായ പ്രദേശത്തെ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരണം, ഇവിടെ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. You have the long-standing issue of the night ban and the long-standing issue of the medical college, both of which we need to fight for, and we need to understand how together we can resolve the night ban issue. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम बहस चाहते हैं सदन में, सरकार 15 बिल लेकर आई, हम चर्चा चाहते हैं, सदन चलाना सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम लोगों के मुद्दे उठाना है और सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, हमने कहा है हम बहस चाहते हैं। सरकार 16 विधेयक लाई है, बिल लाई है। एक तो जेपीसी को रेफर हुआ था, अभी उस जेपीसी को एक एक्सटेंशन मिल गया है, वो वक्फ बिल नहीं आने वाला है इस सत्र में, तो 15 बिल रह गए। हम चाहते हैं, ये सरकार का काम है सदन चलाना। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम, विपक्ष का कर्तव्य बनता है, विपक्ष का धर्म है कि जनता के मुद्दे उठाना, और सरकार का धर्म बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन चलाए। सदन चलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। पर जब सरकार नहीं चलाना चाहती है, हम भी मजबूर हो जाते हैं। हम मुद्दे उठा रहे हैं, हम नोटिस दे रहे हैं, और ये नोटिस हम रूल के तहत दे रहे हैं, अलग अलग रूल के तहत हम दे रहे हैं। वो मांग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, पर ठीक है। पिछले 20 साल में मैंने देखा है, खास तौर से पिछले 10 साल में, जब विपक्ष अपनी बात करती है, अपने मुद्दे उठाते हैं और मौका नहीं मिलता है, हम प्रोटेस्ट करते हैं, चिल्लाते हैं, नारे लगाते हैं, पर जबरदस्ती शोर होने के बावजूद चर्चा चलती है, सदन चलाया जाता है, बिल पास होते हैं, प्रश्नकाल होता है,
पिछले 4 दिनों से मैं देख रहा हूं, सरकार खुद हंस रही है। सरकार के चेहरों, मंत्रियों के चेहरों में, संसार बीजेपी के सांसदों के चेहरे में एक मुस्कुराहट है। माने वो आते हैं स्थगित कराने के लिए, हम जाते हैं मुद्दे उठाने के लिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर फेंके गए तरल पदार्थ पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। जिस तरह से उन्होंने इस समय दिल्ली का विश्वास खो दिया है, वह कोई भी नाटक कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। इस समय वो जिस प्रकार से दिल्ली की विश्वास खो चुके हैं, वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने कल मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो सारी साजिशों का हिस्सा है, उनका जांच हो रही है। लेकिन हम तो एक और मुझे आशंका हो रही है, अरविंद केजरीवाल कोई भी बड़े से बड़ा साजिश कर सकते, वो अपने ऊपर अगल बगल गोली भी चलवा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को इस समय बहुत केयरफुली देखना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जैसे साजिशबाज से दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा है कि हम एक खास मुद्दे को लेकर परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। कमलजीत सहरावत दिल्ली की बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें हम जनता को आम आदमी पार्टी की विफलताओं और हमारे द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह परिवर्तन यात्रा चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से जुड़ने के लिए की जा रही है। जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं का स्वभाव है कि वो हमेशा जमीन पर काम करते हैं और अब जमीन पर किए जाने वाले कामों को एक धार, एक रूप देने की आवश्यकता थी। इसीलिए हम परिवर्तन रैली एक स्पेसिफिक मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जिसमें हम आम आदमी पार्टी के 10 साल में किए हुए वादों पर फेलियर और हमारा जनता के लिए क्या एक प्रोस्पेक्टिव है वो बताने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और ये परिवर्तन यात्रा दिल्ली की जनता से चुनाव को लेकर कनेक्ट करने के लिए की जा रही है और मुझे लगता है इस चुनाव को हम इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचा पाएंगे और आने वाले समय में दिल्ली की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कहाँ पर ये होगी, कौन कौन इसको करेंगे और नेशनल लीडर्स में कौन रहेगा? देखिए, ये यात्रा 70 की 70 विधानसभाओं में होगी और इसको सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, पार्षद सब मिलकर करने वाले हैं। ऊपर से नेशनल लीडर भी जैसे जैसे समय मिलता जाएगा हमारे बीच में आएंगे, लेकिन दिल्ली का पूरा नेतृत्व इस यात्रा में रोज रहने वाला है। आप विधायक नरेश वाल्यान को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जबरन वसूली के एक मामले में नरेश वाल्यान को गिरफ्तार किया है। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आप विधायक नरेश वाल्यान को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया पुलिस के द्वारा। और दिल्ली पुलिस की बता दें कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जबरन वसूली के एक मामले में नरेश वाल्यान को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद के सदर अस्पताल में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मरीजों और आम जनता को एड्स से बचाव और रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। जागरूकता अभियान का नेतृत्व अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने किया। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि HIV एड्स मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुइयों के उपयोग, संक्रमित रक्त चढ़ाने और HIV संक्रमित मां से बच्चे में हस्तांतरण के माध्यम से फैलता है। को हर साल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर HIV दिवस मनाया जाता है। HIV और उसको एड्स भी कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग भी आज संडे था, लेकिन एक अपने टीम के साथ हम लोगों के साथ अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले पूरा माने मास उसके पर होता था। अस्पताल कर्मी, कुछ डॉक्टर लोग भी आ जाते थे, लेकिन संडे में केवल एक डॉक्टर इमरजेंसी में 2 रहते हैं तो नहीं बुलाया जा सका। फिर भी हम लोग को कोरम पूरा करना था तो हम लोग उसको। तो मरीजों को किस तरह जागरूकता करते हैं सर, इसको लेकर कैसे जानकारी दी? प्रचार प्रसार होता है, प्रखंड से लेके समाज में लेके कहीं कहीं कैंप लगा करके होता है। ज़्यादातर PSC लेवल और ये सदर में होता है।
फिर पोस्टरबाजी करते हैं हम लोग और यही होता है। सर एक जो कैंप लगाया गया आज सदर अस्पताल में, ये प्रखंड में भी अस्पतालों में लगी गई कि सिर्फ जिले में लगी? असल में कैंप नहीं, तो आज कैंप आज नहीं लगा है, आज मान जागरूकता दिवस के तौर पर हम लोग अपने आप को कैंप में जाम होता है। ऐसे तो हर एक चीज़ और है कि जो भी पॉजिटिव केस आता है ट्यूबरकुलोसिस का, उसको HIV कराना मस्ट। ऐसे भी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में भी जो लेबर रूम में आती है या जैसी पॉजिटिव होता है उसका मेंस का, तो उसको HIV करा दिया जाता है प्रिकॉशनरी। और जहाँ HIV हो वहाँ TB के मरीज को हम लोग दोनों काम एक साथ कराते हैं ताकि वो भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं है। सर आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार सिंह है। मैं आज के डेट संचारी रोग पदाधिकारी तौर पर कार्यरत। गोपालगंज शहर के अंबेडकर भवन में जनता दल यूनाइटेड का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज के साथ ही कई MLC, विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए। कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार देश के इकलौते ऐसे समाजवादी नेता हैं जिन पर 20 साल राज करने के बाद भी एक भी दाग नहीं लगा है और वे बेदाग मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता के साथ काम करना सभी मंत्रियों और कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए जिले भर से कार्यकर्ता आए हुए थे। महिला साथी आई थी, मुझे याद है संयोग से विधानसभा में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं और वो बराबर बोलते हैं कि भाई इस देश में महिला सशक्तिकरण को किसी एक व्यक्ति ने समाज में और राजनीति में आगे आकर सबको रोशनी दिखाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। ये देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। मुंशी सिंह महाविद्यालय की बात कर रहे हैं आपको। मोतिहारी में मुंशी सिंह महाविद्यालय के संस्थापक की पुण्यतिथि मनाई गई और मुंशी सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर छात्रों ने पौधे भी लगाए, मूर्ति पर माला भी पहनाया। छात्रों के द्वारा पौधे लगाने के दौरान प्रचार भी मौजूद थे और सोमवार को उनकी जयंती मनाई जाएगी। उनके जयंती के मौके पर निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाना है। कॉलेज ने केवल इंटरमीडिएट स्तर के पाठ्यक्रमों के साथ शुरुआत की थी और आज यह कॉलेज की उपलब्धियों के कारण राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्टता के लिए संभावित कॉलेजों के रूप में घोषित किया गया है। रणवीर मुंशी सिंह का जयंती और पुण्यतिथि 1 और 2 को है, जिसमें पुण्यतिथि उनका आज है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनके मूर्ति पे माला अर्पण किया है और उनके याद में 5 पौधा हम लोग अपने टीम के साथ मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में लगाया है। और कल उनका जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। साथ में कल 51 पौधा हम लोग के सौजन्य से और हमारे प्रचार महोदय और कॉलेज के जो हमारे कर्मी हैं उनके द्वारा लगाया जाएगा। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।